नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा उसी विषय पे कर रहे हैं कि डीजीपी और कारोबारी निशांत शर्मा का जो विवाद है वो काफी तूल पकड़ गया है और माननीय हाई कोर्ट ने उसमें दखल दिया, सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी और पिछले काल ही सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए सरकार को कहा नहीं, हम इस मामले में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो देर रात को एक एफआईआर दर्ज होती है, उसमें जो दो अज्ञात लोग जिन्होंने वो उसको धमकाया है कारोबारी को, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन आरोप जो है निशांत शर्मा के डीजीपी, हिमाचल के डीजीपी, कुछ प्रभावशाली लोग, कुछ पूर्व ब्यूरोक्रेट्स उनके ऊपर है। मामला बड़ा है, कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में बैकफुट पे आई है, क्योंकि 28 अक्टूबर को कांगड़ा पुलिस को निशांत शर्मा मामला दर्ज करवाने के लिए एक आवेदन करते हैं, लेकिन इतने दिनों तक कांगड़ा पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। उसके बाद इन बिटवीन डीजीपी उसके खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा छोटा शिमला थाना में दर्ज कर देते हैं। उसके बाद 6 नवंबर को एसपी शिमला को कारोबारी निशांत शर्मा फिर से एक बड़े गंभीर आरोपों वाली एक मेल पे एफआईआर दर्ज करने की रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी नहीं की जाती। 7 नवंबर को उसका फिर रिमाइंडर दिया जाता है, नहीं की जाती। फिर वो मीडिया में आते हैं तो मामला ये कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में आ जाता है। तो क्या ये जो फर्स्ट एफआईआर हुई है इसके तार आगे क्या जांच की जद क्या डीजीपी पे भी पहुंचेगी, उन ब्यूरोक्रेट्स पे भी पहुंचेगी, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स जो इसमें शामिल हैं और कौन प्रभावशाली लोग हैं, आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं राजीव किमटा जी, वो जुड़े हैं। प्रवीण शर्मा जी एडवोकेट हैं, विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं आज। करण नंदा जी भाजपा के प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। चमन राकेश आष्टा जी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो पहले, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, सरकार बैकफुट पे आई है, क्योंकि उसका डीजीपी ही सवालों के घेरे में आ गया है। तो प्रवीण जी, इस मामले में आपको क्या लगता है कि डीजीपी की भूमिका कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, कोई संपत्तियों का विवाद है जैसा कि कारोबारी ने पूरे इसमें लिखा है, और उसने पूरा ब्यूरोक्रेट्स को भी इनमें लपेटा है और एक प्रभावशाली व्यक्ति का भी नाम इसमें लिखा है, और जान से मारने की धमकी की ये उसने एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन कहीं नहीं की गई इतने दिन। वो भी कोर्ट में, जब कोर्ट ने खुद सुमोटो इस पे लिया तब मामला आगे बढ़ा है ये। जी प्रवीण जी। ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति पिछले 27 तारीख से अपनी जान को खतरा होने की दुहाई दे रहा है, और वो एक कंप्लेंट मुख्यमंत्री को यानी प्रदेश सरकार को, पुलिस वालों को और हाई कोर्ट को ये कंप्लेंट दे रहा है। उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है, और ठीक लगभग 12 दिनों के पश्चात जब माननीय उच्च न्यायालय इस कंप्लेंट के ऊपर संज्ञान लेता है, तब जाकर प्रदेश सरकार हरकत में आती है। मेरा तो सबसे पहले प्रदेश सरकार के ऊपर ही, मैं उनके ऊपर उंगली उठाना ही कहूंगा कि लगभग 13 दिन बीत जाते हैं। एक कारोबारी अगर वो ये कह रहा है कि मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं और मेरी जान को खतरा है, और प्रदेश सरकार जो है उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, तो मानिए ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये सरकार उसी ढर्रे के ऊपर चल रही है जैसे कि पूर्व सरकारें चलती आ रही है। अगर हाई कोर्ट संज्ञान ले सकता था, तो क्या इस सारे मामले के ऊपर प्रदेश सरकार संज्ञान नहीं ले सकती थी? जैसा आपने कहा, ये संपत्ति का विवाद हो सकता है, ठीक है, संपत्ति का विवाद है, दो व्यक्तियों के बीच का विवाद हो सकता है। परंतु जब कोई व्यक्ति कह रहा है कि फलां तारीख को कुछ व्यक्तियों ने मेरे ऊपर हमला किया, तो इन सारी घटनाओं के पश्चात जो है हाईकोर्ट कहता है कि हाँ, जांच होगी। अब मैं ये कहता हूं कि जांच कौन करेगा? जांच करेगी हिमाचल प्रदेश पुलिस, और हिमाचल प्रदेश पुलिस का मुखिया जो है वो है डीजीपी कुंडू। क्या आपको लगता है कि उनके डीजीपी रहते ये जांच निष्पक्ष होगी? क्या इस जांच को दबाने की कोशिश नहीं की जाएगी? निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जब मुखिया होगा, किस एसपी में, किस डीएसपी में, किस जांचकर्ता के अंदर ये हिम्मत होगी वो अपने एसपी के खिलाफ जा सके? मेरा ये कहना है, अगर डीजीपी में नैतिकता है तो स्वयं कुछ दिनों के लिए, जब तक जांच नहीं पूरी हो जाती, अपने पद से इस्तीफा दे दें या अपने पद से हट जाएं।
न तो मैं प्रदेश कांग्रेस सरकार को कहता हूं कि ठीक है, उनमें नैतिकता हो ना हो, प्रदेश उच्च न्यायालय ने जो अपना काम करना था वो कर लिया, परंतु अब आपका काम है, जब तक फेयर जांच नहीं होती है तब तक डीजीपी को उनके पदों से हटा देना चाहिए। डीजीपी का सिर्फ वर्तमान में ही संदेह के घेरे में आया, ऐसा नहीं हुआ। डीजीपी की वजह से पूरा पिछली सरकार को भी बहुत ज्यादा शर्मनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश में पेपर बेचे गए, हिमाचल प्रदेश के पुलिस के पेपर जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में छापे गए, और सारे लोगों को पता था किसके इशारे के ऊपर पेपर कहां छापे गए। पेपर बेचे गए, लड़कों के भविष्य को दांव पे लगाया गया। मैं तब भी कह रहा था कि ये सारे के सारे मामले में कुछ व्यक्तियों को, कम से कम कुछ पुलिस अधिकारियों को तो जो था, जिन लोगों के पास इन पेपरों को बाहर ले जा, जो जैसे डीजीपी थे या कोई और भी थे, उन लोगों को उनके पदों से हटा देना चाहिए था। 1% का तो अंतर था। भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी? इन छोटी छोटी चीजों से हारी थी ना। जी, उन्होंने गलतियां ठीक नहीं की, कम से कम इस सरकार को तो गलतियां ठीक कर लेनी चाहिए। आप एक व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी सरकारों की साखों को दांव पे नहीं लगा सकते। पिछली सरकार ने अपनी सरकार की साख को दांव पे लगा दिया था। हिमाचल प्रदेश की आज हालत है, हिमाचल प्रदेश को चिट्टा राज्य कहा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की आज हालत यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है फॉरेक्स जो है ट्रेडिंग के नाम के ऊपर लूटा जा रहा है लोगों के ऊपर। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर के नाम के ऊपर 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है। पुलिस कहां सोई है? सरकारें कहां सोई है? कहीं ना कहीं पुलिस प्रमुख जो है, मुझे यह लगता है पुलिस प्रमुख को इन सारी चीजों की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर वो नहीं लेते हैं तो जो गलतियां पिछले मुख्यमंत्री ने की है वो वर्तमान मुख्यमंत्री को नहीं दोहरानी चाहिए। जी किमटा जी, सवाल ये है, अब तक जो जांच हुई है वो प्रभावित रही है, क्योंकि कंप्लेंट कब से दी गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई, कारोबारी पब्लिक डोमेन में आया, उसने माननीय हाई कोर्ट को लिखा, ईमेल की, तब उन्होंने सुमोटो लिया और ये मामला आगे चला। आगे जांच कैसे बढ़ पाएगी? प्रवीण जी का आरोप सही है, डीजीपी भी वही है और कई अधिकारी भी वही है, लगभग मैक्सिमम वही है। तो डीजीपी के रहते हुए इस कारोबारी की कंप्लेंट को ट्रीट नहीं किया गया, एफआईआर लॉन्च नहीं हुई इतने दिन। माननीय न्यायालय को उसने मेल लिखी, सुमोटो हुआ, तो कल कहीं सरकार जाके जागी कि नहीं हम एफआईआर करेंगे, लेकिन उसमें भी डीजीपी के खिलाफ क्योंकि कड़ियां जुड़ेंगी, डीजीपी को उसमें नामजद किया जाता है कि नहीं किया जाता, क्योंकि उन्होंने फोन करके बुलाया है और मामला प्रॉपर्टी के किसी बड़े विवाद से जुड़ा है और सूखदार व्यक्ति इसमें शामिल है, पूरा ब्यूरोक्रेट शामिल है इसमें कहीं ना कहीं। तो आगे जांच कैसे बढ़ेगी? जांच की निष्पक्षता को लेके पूरे हिमाचल की जनता संशय की दृष्टि से देख रही है, क्योंकि डीजीपी या तो पद से हटे या उनको जबरन छुट्टी भेजा जाए या उनका कार्यभार किसी और को दिया जाए, तभी ये जांच आगे बढ़ पाएगी। जी किमटा जी। देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही, व्यवस्था परिवर्तन जब जब सरकारें आती थी तो सबसे पहले चाहे डीजीपी है, चीफ सेक्रेटरीज है, इन सभी को बदला जाता था, सेक्रेटरीज लेवल का। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब आए उन्होंने कहा कि मैं इस रवायत को पे नहीं चलूंगा और एक व्यवस्था परिवर्तन करूंगा कि जो लोग हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाए। इसी कड़ी में माननीय जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उनको रखा गया और भी जो सेक्रेटरीज लेवल के रखे गए कि इनसे ही काम कराएंगे। अल्टीमेटली ये बदले की भावना नहीं कि अगर पूर्व सरकार में इन्होंने काम किया तो वर्तमान सरकार में हटा दिया जाएगा। एक अच्छा इनका कदम था। लेकिन अब जिस तरह से ये जो मामला आया है, अगर आपको याद होगा कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली से वापस शिमला पहुंचे हैं तो पत्रकारों ने सबसे पहले सवाल उनको डीजीपी को लेकर ही कहा। तो उन्होंने साफ कहा कि चाहे डीजीपी हो चाहे सरकार में कोई मंत्री भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अल्टीमेटली जांच की जाएगी और जांच के जो दोषी होगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी और आगे जो कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में मुझे लगता है कि पहले तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसा प्रवीण जी ने कहा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के कई फोन है, कुछ चीजें हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया गया है, जो मुझे भी व्यक्तिगत लगता है। और बात रही एसपी कांगड़ा की, एसपी कांगड़ा को भी इमीडिएटली इस पे एक्शन लेना चाहिए था, कंप्लेंट कर लेते। एटलीस्ट अगर डीजीपी के खिलाफ नहीं थी तो जो लोग जिन्होंने उन पे हमला किया है या जो उन्होंने अपने उसमें कंप्लेंट में लिखा भी है, उस पे इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन अब सुमोटो को जो हाई कोर्ट ने लिया है, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री खुद उसको देख भी रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चाहे वो डीजीपी हो चाहे मंत्री हो, उनके खिलाफ जो है एफआईआर होगी और इससे स्पष्टता से जांच जो है आगे बढ़ाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब जो विषय है वो विषय ये है कि सारा मामला हुआ क्यों, क्योंकि ये सारा जो विषय है ये आप
अब उस चीज पे चला गया है कि अल्टीमेटली ये सोर्स ऑफ जो सारा चीज थी ये कहाँ से शुरू हुई। प्रॉपर्टी का विवाद था या कुछ पूर्व से ब्यूरोक्रेट्स इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या ये मकड़ जाल है। तो अल्टीमेटली ये जांच का विषय, जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक हम इस पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अल्टीमेटली जिन लोगों ने उस पे अटैक किया था उस कारोबारी पे, तो उन पे तो एफआईआर हो चुकी है, और अब इस पे कौन कौन लोग और भी इन्वॉल्व है उसको लेकर भी जो सरकार है, जो बाकी लोग है, वो उस पर जांच कर रहे हैं। और मुझे लगता है शीघ्र 2-4 दिन के अंदर काफी जांच जो हद आगे तक चल पड़ेगी। जी नंदा जी, सरकार की मंशा पे सवाल इसलिए उठता है क्योंकि तब जब ये मामला कारोबारी ने पब्लिक डोमेन में लाया तो एक चर्चा आई कि मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली से सीएस को कहा है कि इस मामले की जांच करें, और सीएस ने भी कहा नहीं इसकी जांच की जाएगी, गृह सचिव को कह दिया गया। लेकिन गृह सचिव की ओर से कोई जांच नहीं हुई, जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं पिछले दिनों तक, ठीक है, कोई जांच नहीं हुई। जब कोर्ट ने सुमोटो लिया उसके बाद गृह सचिव भी जागे, मुख्य सचिव भी जागे, और उन्होंने दोनों एसपी से रिपोर्ट मांगी, और रिपोर्ट वो एजी को के माध्यम से वो कोर्ट में दी गई, स्टेटस रिपोर्ट की ये कंप्लेंट्स हैं, ये इसमें लग रहा है, और खुद माना एजी ने वहां पे कि नहीं हम अब इस पे एफआईआर कर रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी भी अगर जाएगा पुलिस स्टेशन तो तुरंत एफआईआर दर्ज की जाती है, और इस कारोबार, क्योंकि कारोबारियों का विश्वास उड़ जाएगा हिमाचल से, निवेशक हैं ये लोग, और ये तो हिमाचली भी है कहीं ना कहीं जो है ये। तो आपको लगता है कि एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की हालत भी आप देख रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं कुछ है, आपके आए दिन आपके भाजपा की ओर से प्रेस नोट लॉ एंड ऑर्डर पे आ रहे हैं कि बहुत बुरी हालत है। तो ये मामला डीजीपी जब पद पे रहेंगे तो इसकी जांच निष्पक्षता से कैसे हो पाएगी? सवाल हमारा वो है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कैसे होगी उनके रहते हुए? लंबे समय से हम लगातार यही बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो व्यवस्था जो है वो धीमी गति से बढ़ गई है, और व्यवस्था परिवर्तन नहीं, ये व्यवस्था जो है ये बिल्कुल ही धीमी गति से ये स्लो डाउन हो चुकी है। आप देखेंगे लगातार जो है हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से जो है वो कानून व्यवस्था की हालत जो है वो खराब हुई चली जा रही है। ये मामला जो है चंबा से शुरू हुआ, उसमें हत्याकांड हुआ, कहीं डबल मर्डर केसेस हो रहे हैं, कहीं एटीएम चोरी हो रही है, कहीं जो है वो निर्मम हत्या के केसेस आए हैं, महिलाओं के साथ दुराचार के केसेस आए हैं। और ऐसा नहीं है, ये सारे 12 जिलाओं में जो है ये प्रभाव देखा गया। अगर हम केसेस की बात करें तो मर्डर एंड अट्रॉसिटीज के जो केसेस है वो 67 रजिस्टर हुए, अटेम्प्ट टू मर्डर 53 के आसपास रजिस्टर हुए, और आपने विमेन अट्रॉसिटीज के केसेस है वो भी जो है वो तकरीबन 72 के आसपास हुए। तो ये 9 महीने की फिगर जो है ये इन्हीं के डिपार्टमेंट ने जो है वो हमारे को उपलब्ध करवाई थी, ये पब्लिक डोमेन में आई ये फिगर्स। और उसके बाद आप देखेंगे किस प्रकार से जो है अक्टूबर मंथ की मिसिंग है, वो अपडेट ही नहीं कर रहे क्योंकि बहुत क्राइम हुआ अक्टूबर मंथ। बिल्कुल, मतलब वो राइज लगातार है। और मैं कह रहा हूँ कि पुलिस की एक कर्मचारी महिला है, उसको सिरमौर में जो है उसी के घर में बांध के चोरी कर दिया गया, और साथ में जो है चैल में तो इतना हद हो गई कि एक पति को जो है वो पेड़ से बांध के जो है उसकी पत्नी है उसके साथ दुराचार किया गया। तो इस प्रकार के मामले जो है लगातार राइज पे मिले, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल मिला के ये जो व्यवस्था है ये स्लो डाउन इसलिए हुई है क्योंकि ये जो केस रजिस्टर होने में देरी हुई है। अब देखिए कि लगातार जो है ये केस जो है ये लंबे समय से जो है ये पब्लिक डोमेन में आ चुका था, और उसके ऊपर जो है वो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर जो है वो टीका टिप्पणी नहीं करते हैं पॉलिटिकली, बट उसके ऊपर जो कार्रवाई जो है जो अब कोर्ट के माध्यम से हुई है वो बिल्कुल ही स्लो डाउन हो चुकी थी। आप देखिए कि ये जो एफआईआर की रजिस्ट्रेशन अब जो इन्होंने बोला है कि ये कांगड़ा में की जाएगी और ज्वालामुखी में की जाएगी, तो उसके ऊपर भी कई जगह तरीके के पहले उसमें जिक्र है कहीं ना कहीं एजी की तरफ से जो बिल्कुल दिया गया है। तो मतलब इस प्रकार देखेंगे ये एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए ये शिमला में जो है डीजीपी के कहने पे जो है यहाँ पे केस रजिस्टर होता है कि मानहानि की कंप्लेंट ली जाती है, पर उनके कहने पे वो सिर्फ एक कंप्लेंट ही रह जाती है। और कोर्ट ने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं जो है सरकार का काम भी है कि सरकार जो है वो तीव्र गति से एक्शन में आए और जल्दी से जल्दी जो है आप एक ग्रीन सिग्नल दीजिए, और उसके बाद जो है वो कानून जो है अपनी प्रक्रिया जो है वो तेजी प्रकार से जो है एफआईआर रजिस्टर कर सके। तो कुल मिला के ये देखा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में हर चीज जो है ये हल्का सा स्लो डाउन हो चुकी है, और इसी प्रकार से कानून व्यवस्था और ये एफआईआर के रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस भी है ये स्लो डाउन हो चुकी है। इनको तेज करने की जरूरत है क्योंकि अगर न्याय भी चाहिए
क्योंकि अभी तो ये सिर्फ एक क्रॉस एफआईआर एक तरह की मानी जाए कि यहाँ से भी एफआईआर होएगी और वहां से भी एफआईआर होएगी, बट इसमें जो न्याय के पहलू है, अगर इसमें इंक्वायरी तेज नहीं होती है तो जस्टिस जो है वो भी धीमी गति से ही मिलेगा। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए एक नॉर्मल सिटीजन के लिए ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक परफेक्ट केस है कि एक सरकार जो है एक प्रेसिडेंट सेट करे कि आम जनता और एक बिजनेसमैन के लिए वो किस प्रकार का एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहती है। तो इसमें काफी अपेक्षाएं हैं और हाई प्रोफाइल मामला है तो सभी की नजरें इसके ऊपर जुड़ी होगी। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आपको लगता है कि मौजूदा डीजीपी के पद पे रहते हुए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको भी दोषी करार उसने दिया है अपनी कंप्लेंट में कि ये इन्होंने मेरे को प्रेशर करना चाहा है, मुझे बुलाया गया है, इतने कॉल किए गए हैं, ये है, उनके रहते हुए क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्योंकि अभी तक इतने दिनों में तो हो नहीं पाई, 28 अक्टूबर से लेके अब तक, वो भी हाई कोर्ट को ने सुमोटो लिया तब है। तो ये सरकार उन्हें पद देखिए से हटाए या स्वाभाविक है छुट्टी देगी? जी कि डीजीपी जब एक पोस्ट पे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, तो उसके होते होते जो है वो जांच किस प्रकार होएगी ये जग जाहिर है। पर अभी जो है ये नए डीजीपी की खोज चल भी रही है। अभी आप देखेंगे एसआर ओझा का जिक्र जो है वो आना शुरू हो गया है कि एसआर ओझा जो है वो वापस हिमाचल प्रदेश आएंगे और हो सकता है आ कि वो चुके भी हैं, डीजीपी उनको बन एक सके। हफ्ता हो गया है हुए ज्वाइन किए हुए। बिल्कुल, वो तो नहीं है, वो उसमें चीज जो है नहीं है, किसी जिस को भी एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है, क्योंकि जब तक बिल्कुल जांच चल रही है कम से कम तब तक तो आपकी पार्टी का मानना है कि तब तक डीजीपी को हटाया जाए तब तक। बिल्कुल मेरे ख्याल से देखिए ये सरकार का जो है प्रेरोगेटिव है, इनको जब राइट चॉइस मिलेगी कि इसको डीजीपी बनाया जाए तो ये डिसीजन लेंगे। पर मेरे ख्याल से जो है ये जब तक एक न्यूट्रल जांच नहीं होगी, तो न्यूट्रल जांच होने के कारण जो है निष्पक्ष जांच मुश्किल होती है। तो इस प्रकार हमारा कहने का मतलब है कि आप हटा नहीं सकते, पर आप छुट्टी देकर या छुट्टी लेकर आप एडिशनल चार्ज देकर इस प्रकार कोई फिनोमेना तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। जी जी, चलिए आस्था जी, आपने सुना, सब वक्ताओं को सुना आपने। मामला बड़ा पेचीदा है क्योंकि अब तक जो पुलिस की जांच हुई है, पुलिस ने कोई कार्रवाई तक नहीं की 28 अक्टूबर से लेके। जब माननीय न्यायालय ने इस पे स्टेटस रिपोर्ट मांगा तो सरकार जाग पड़ी, और उसमें भी आपने देखा है कि एसडीपीओ ज्वालामुखी दे रहे हैं, मामला है धर्मशाला और पालमपुर का, कुछ समझ नहीं लग रहा कि क्या सरकार करना चाह रही है इस पे, और डीजीपी के रहते हुए कैसे निष्पक्ष जांच होगी? क्योंकि कारोबारी ने खुद सवाल उठाया कि डीजीपी को पहले पद से हटाएं, फिर मेरे मामले की पूरी जांच करें, जो मैंने आरोप लगाए हैं। और जो कोई जब पुलिस के पास कंप्लेंट आती है, उनकी जो जान को खतरा बताते हैं, जब पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है उन मामलों में, लेकिन कांगड़ा पुलिस ने नहीं की। उसके बाद वो शिमला एसपी के पास आए, वहां भी नहीं की गई। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पे संदेह खड़ा करता है। आस्था जी, मानते हैं आप इस बात को? देखिए डॉक्टर राजीव, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ अगर आप इसको देखेंगे, इस मामले को पूरे को, बहुत सारी चीजें सामने आ गई है। हम लोगों ने दिवाली से पहले डिबेट की थी, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, जब भाजपा इस नदारत थी इस पूरी डिबेट से ही। मैं आपको जी फिर से दोबारा से बोल रहा हूं और बिल्कुल खुलेआम बोल रहा हूं, इस प्रदेश का कुछ भी हो नहीं सकता। इस देश का जब तक कांग्रेस और भाजपा की ये सरकारें चलती रहेगी, ये कुछ नहीं है। ये जो आप कल बात बोल रहे थे, एक सिक्के के दो पहलू हैं। भाजपा के मुंह में दही जम गई है, ये कुंडू के खिलाफ शब्द नहीं बोलेंगे, ना उनके खिलाफ अब एग्रेसिव होंगे कांग्रेस के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है इस प्रदेश में लोगों का, आप इस क्लास को समझिए, वो जो बिजनेस क्लास है, जिस क्लास से वो आते हैं, शर्मा जी, वो पढ़ा लिखा एक नौजवान है जो अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता है, और उसके बावजूद उसको अपने राइट्स पता है कि अगर उसको लाइफ थ्रेटनिंग कोई वो मिलती है तो उसको किसको अप्रोच करना चाहिए, किसी भाइयों का। तो इसमें सबसे पहले जांच तो भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता, जो जो इस कुंडू जी के पिछले कार्य, जो इनका कार्यकाल था, ये इससे पहले भी बहुत महत्वपूर्ण पद पे रहे हैं, उस दौरान इनकी किस किस से नजदीकियां थी, इनके क्या क्या कांड, उस समय कितने लोगों को इन्होंने धमकाया होगा, इस और उन ऑफिसर्स को डराया धमकाया होगा। साथ में जिन लोगों ने, जो लोग नहीं, जैसे ये ओपन में आए हैं शर्मा जी, वो नहीं आ पाए होंगे, कितने लोगों के साथ इन्होंने नेगोशिएशंस की। और ये वसूली भाई, प्रवीण भाई को मैं एक और चीज बोल रहा हूं, जो ये बोल रहे हैं कि जो मैं बता रहा था कि जी डीजीपी के पद पे रहते हुए न्याय मांगना ही अपने आप में एक बड़ी एक मॉकरी ऑफ जस्टिस है।
देखिए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बेल जो है वो एक राइट है, लेकिन दो चीजों में जब दो स्थितियां होती है तो आउटराइट बेल को रिजेक्ट किया जाता है। एक, अगर आप टेम्पर करते हैं किसी एविडेंस को, शंका है कि आप बाहर जा करके एविडेंस टेम्पर करेंगे। दूसरा, कि आप जो गवाह है उनको डराएंगे धमकाएंगे, एंड दिस इज द फिट केस। ही शुड नॉट बी रस्टिकेटेड। मैं आपको बता रहा हूं, ही शुड बी अरेस्टेड एंड ही शुड नॉट बी बेल्ड आउट। अगर ये बेल पे जाएंगे, ये धमकाएंगे, इनके जो लिंक्स हैं सारे नेताओं के साथ है, कांग्रेस के नेताओं के साथ है, भाजपा के नेताओं के साथ है, और जो लोग जिनके नाम पूरी कंप्लेंट में लिखे हैं। और एक बात और मैं बता रहा हूं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और पीएमओ ऑफिस को भी कॉपियां उनकी भेजी गई थी। तो जी। वहां से क्या संज्ञान लिया गया? एक कॉमन आदमी की जिंदगी, एक 2.5 साल का जिसका बच्चा है, वो क्या करेगा इस देश में, वो क्या करेगा इस प्रदेश में, क्या करेगा? वो एसपी तक के दरवाजे पे, गेट पे धक्के खा के वापस आ गया। और आप मेल पढ़िए, मेल में पूरी की पूरी मेल पढ़िए, एक भी वर्ड ऐसा उन्होंने अनपार्लियामेंट्री या जिसको थ्रेटनिंग बोल सकते हैं, या उनकी रेपुटेशन को ऐसा मानहानि जिसका ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने मेरी क्षति पहुंचाया है, कौन सा वर्ड उसमें उस लाइन में ये है? एक आदमी जो पीड़ित है बेचारा, वो ठोकरे खा रहा है दर दर। और इस देश के हालत देखिए, इस देश की और इस प्रदेश की कानून व्यवस्था के हालत देखिए। एक सिंपल एफआईआर उन 2 गुंडों के बाद भी, वो भी इंटरवेंशन विद द ड्यू इंटरवेंशन ऑफ अ हाई कोर्ट, तब दर्ज हुई है पिछले कल। और मेन कल्प्रिट कौन है? उन तक, उनके गिरेबान तक ये लोग पहुंचेंगे? नहीं पहुंचते। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पार्टी के वो चेहते हैं। और वो ये जो पावर, उसमें साफ लिखा है उन्होंने लेटर में कि ये डीलर हैं पावर के। बिल्कुल। और ये काम ही इनका यही है क्या? ये माफियागिरी जो चला रहे हैं, तो सरकारें क्या सोई हुई हैं? इतने कंफर्टेबल उसमें क्यों ये लोग हैं इनके साथ? तो कौन सा न्याय व्यवस्था, कौन सी परिवर्तन की? ऐसी राजनीति से मैं कहता हूं घर पे बैठना ज्यादा आसान है। आप इंडिविजुअल लड़ाई लड़िए ऐसे लोगों को पालने पोसने से, क्योंकि आज किसी के घर तक पहुंचे, कल को ये आपके घर तक भी पहुंचेंगे। जी, एक प्रवीण जी, एक मेल और लिखी गई निशांत शर्मा द्वारा कि उसके घर पे 2 लोग आए। उन्होंने कहा कि हम सेंट्रल सीआईडी से हैं, और उसने तुरंत उस समय एसएचओ पालमपुर को फोन किया कि मेरे घर पे ये लोग आए हुए हैं और खड़े हो गए हैं और पूछताछ कर रहे हैं। तो एसएचओ की तरफ से जवाब आया कि आपने मामला पब्लिक डोमेन में ला दिया है, अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इस बारे भी ईमेल उन्होंने एसपी कांगड़ा को लिखी है 8 नवंबर को। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, लगातार कार्रवाइयां नहीं हो रही थी। कहीं ना कहीं पावर प्रेशर, क्योंकि संपत्तियां बहुत ज्यादा अमाउंट की थी और बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि डीजीपी जब खुद निशांत को बुला रहे हैं अपने पास शिमला में कि आके मिलो मुझसे, बार बार फोन कर रहे हैं, एसएचओ डीएसपी पालमपुर से वो उसको मैसेज भिजवा रहे हैं और कारोबारी आने से इनकार कर देता है, मामला वहीं बिगड़ जाता है। फिर वो मेल लिखता है, उसको लगता है कि अब प्रेशर, पावर प्रेशर बहुत बड़ा मेरे पे पड़ने जा रहा है इन संपत्तियों को बेचने के लिए, तो अपना हिस्सा छोड़ने के लिए। तो आपको लगता है कि पुलिस आगे भी, हमारी पुलिस कहीं ना कहीं, हिमाचल पुलिस एक अच्छी पुलिस मानी गई है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हिमाचल पुलिस की छवि दागदार होती जा रही है। चाहे वो पेपर लीक का मामला है, चाहे और मामले हैं, जैसे इन्होंने बताया गैंग रेप हो रहे हैं। हिमाचल में कहाँ गैंग रेप होते थे? पति को बांध दिया जाता पेड़ से और गैंग रेप कर रहे हैं लोग, प्रवासी लोगों के साथ, और वो भी कहाँ लोग सुरक्षित है? क्यों कामकाज करने कोई बाहर से भी यहाँ आएगा और यहाँ के लोग खुद भी सुरक्षित नहीं है? जी प्रवीण जी। डॉक्टर साहब, मैं राजीव जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक कुछ बातें पहुंचाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये हो सकता है 2 लोगों का आपसी विवाद, परंतु जिस तरह से एक व्यक्ति ने पूरे पुलिस प्रशासन को दूसरे व्यक्ति को धमकाने के लिए लगा दिया, जैसा कि आपने कहा कि एसएचओ ने उस मामले के ऊपर संज्ञान ही नहीं लिया कि कोई व्यक्ति उसके घर तक पहुंच गया है, एसपी ने इस पूरे मामले में संज्ञान नहीं लिया, और ऊपर से आपके डीजीपी जो है वो एफआईआर भी मानहानि का एफआईआर भी लॉन्च करवा रहे हैं। मैं सिर्फ जो कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हो सकता है 2 लोगों का विवाद, परंतु इस विवाद में अगर किसी की छवि खराब हो रही है तो वो प्रदेश सरकार की छवि खराब हो रही है। मुखिया प्रदेश पुलिस के आएंगे, मुखिया प्रदेश पुलिस के चले जाएंगे,
परंतु कहीं ना कहीं दाग जो लग रहा है वो हिमाचल प्रदेश की अस्मिता को लग रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, पूर्व सरकार नहीं जागी, सत्ता से बाहर होगी। उस टाइम भी आम आदमी की बीच में यही चीजें जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी मिलकर बड़ा घोटाला कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता था कि बच्चों के पेपर लीक हो जाते? ऐसे कैसे हो गया कि आपके पेपर कहीं उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में छप रहे थे? कौन छपवा रहा था उनको? सेम सिचुएशन जो है आज यहां पे हुई है कि लड़ तो दो व्यक्ति रहे हैं, हो सकता है कल को उनके बीच में समझौता भी हो जाए। हम लोगों ने अपने टाइम का यहाँ पे वेस्टेज भी कर रहे हो सकता है अखबार वालों ने इतना कुछ लिखा हो वो सारा का सारा व्यर्थ जाए। परंतु सच्चाई ये है, अगर किसी की छवि खराब होगी तो वो हिमाचल प्रदेश सरकार की होगी, मुख्यमंत्री की होगी। क्यों? क्योंकि 13 दिन तक उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की और उसके बावजूद जब सरकार न्यायालय ने सू मोटो यहाँ पे एक्शन ले लिया, उसके बावजूद भी सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। मैं तो ये कह रहा था, अब तक अगर सच में व्यवस्था परिवर्तन का द्योतक ये सरकार होती तो इस सरकार, इस जो पुलिस महकमे के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, उन सब लोगों को हटा दिया होता। एसएचओ पालमपुर को हटा देना चाहिए, एसपी कांगड़ा को हटा देना चाहिए, डीएसपी पालमपुर को हटाना चाहिए और सबसे बड़ी बात है डीजीपी को। आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो वहां पे बैठे रहेंगे? और राजीव जी क्या कह रहे हैं कि पूर्व सरकार के लोगों को ही चलाया हुआ है। अरे पूर्व सरकार के लोगों को ही चलाना तो सरकार बदलने की जरूरत क्या थी? चलने देते ना उस सरकार को। लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया है भाई। जब आपके ऊपर विश्वास किया तो आप एक्शन लेते हुए दिखो। मैं हमेशा कहता हूं, न्याय होना इंपॉर्टेंट है, परंतु उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्याय को होते हुए दिखना। कम से कम इस पूरे मामले में न्याय होता तो दिखे। 13 दिन से तो दिख ही कुछ नहीं रहा है। कब दिखेगा वो? जब तक ये समझौता कर लेंगे लोग सारे, तब दिखेगा। जो गलतियां भारतीय जनता पार्टी ने की है वो गलतियां कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। मैं उनकी मंशा के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं। मैं सुक्खू जी का व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक हूं, उनकी मंशा के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, परंतु फिर भी कह रहा हूं कि अब मुख्यमंत्री होने के नाते उनको संज्ञान लेना चाहिए और इन सब लोगों को हटाना चाहिए। जी, आस्था जी से ले लेते हैं, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा आज के पिताजी। कट करें। मैं आपको मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं क्यों सीरियस मैटर है ये, या क्यों पुलिस केस जब तक बड़े अधिकारियों के हाथ में आप ये नकेल नहीं कसते हैं। एक डीजीपी हुआ करते राठौर हरियाणा पुलिस में, पंचकुला में एक 14-15 साल की बच्ची थी, वो टेनिस खेलने जाया करती थी। उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ की, लेकिन उस केस में क्या हुआ, उसने उसको हरास करने की बजाय उस बच्ची को इतना प्रताड़ित किया, वो कंप्लेंट करते करते कोई भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। उल्टा पुलिस डीजीपी ने, क्योंकि उसके भाई को स्कूटर की एफआईआर के केसेस में गिट्टे तोड़ दिए, उसके अरेस्ट कर दिया, बाप को पीटा गया, उनको शहर छोड़ना पड़ा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फाइनली जो उसकी फ्रेंड थी, उसके माता पिता को हाई कोर्ट की शरण में जाने तक जब तक वक्त लगा, तब तक उस बच्ची ने सुसाइड कर दिया। इससे बड़ा शर्मनाक कांड आप मेरे ख्याल से हिमाचल में तो कभी हुआ नहीं था कि जैसा वो हरियाणा का जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। बट मैं आपको एक पावर के मिसयूज का, किस हद तक ये लोग जा सकते हैं, वो बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट तक वो कपल लड़ा, उस लड़की के फ्रेंड के जो पेरेंट्स थे, तब जा करके डीजीपी राठौर को सजा हुई थी और वो बेशर्मों की तरह घूमता रहा इतने दिनों तक। तो मेरा यही एक प्रश्न है कि लॉ को आप इतना कैसे खुला छोड़ सकते हैं। और मुझे तो ये लग रहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जब आपको रिमाइंडर एक मेल मिल गया था और उस मेल को आप ध्यान से पढ़िए, उस व्यक्ति ने जिसने कानून में फिर भी अपना फेथ रिस्पोज करा, तो जब 7 तारीख को वो दोबारा से आपके पाई थी, आपने क्यों इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया? और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो मैं आपको पिछले उसमें बोल रहा हूं, इसमें लीपापोती शुरू हो जाएगी, कुछ लोगों को बचाया जाएगा। पुलिस केस जितने भी केसेस आज तक हुए हैं, चाहे वो पेपर लीक के मामले, कितने पुलिस अधिकारी अंदर गए हैं, किसने इन्वेस्टिगेशन की है, और होम सेक्रेटरी ने क्या किया है 7 तारीख से लेकर के आज 17 तारीख हो गई है? कुछ भी नहीं। तो ये वीक गवर्नमेंट जो होता है, आदमी वीक से जाए। एक और मैं इल्जाम लगा रहा हूं आपको भी शायद मालूम होगा, यहाँ पे किसी व्यापारी वर्ग में, 2 वर्गों में अगर लड़ाई होती है
तो कांग्रेस और भाजपा के नेता वो नेगोशिएट करवाते हैं, एक पार्टी से पैसा लिया जाता है। डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, तो ये तो हालत है कानून व्यवस्था की कि अगर पहली बार कोई आदमी मर्तबा गया है, कानून के दरवाजे से आना चाह रहा है, कम से कम उसको तो आप रिड्रेस कीजिए, उसको तो आप कम से कम उसको उसके लिए तो आप चिंता दिखाइए। चिमटा जी, पुलिस की कार्य प्रणाली बहुत संदेह परिस्थितियों में आ गई है, क्योंकि ये मामला तो है ही है। पिछले 4 साल से क्रिप्टो का फ्रॉड खेल हो रहा था। पुलिस इंटेलिजेंस, आपके पास सीआईडी है, आपके लोग हैं, क्या उनको नहीं पता लगा कि ये हो रहा है? और पुलिस के लोग इन्वॉल्व थे, वीआरएस ले ली, 30-32 लोग तो अब अरेस्ट भी हो गए कई पुलिस के। मतलब कहीं ना कहीं हिमाचल की पुलिस पिछले कुछ सालों से संदेह के घेरों में है। एक मिनट दूंगा मैं आपको, 1 मिनट सर। राजीव जी एक्सक्यूज मी, रिपोर्टिंग रूम माल रोड पे है, वहां से 20 मीटर पे क्यूएफएक्स का ऑफिस खुला हुआ है। पुलिस क्या कर रही थी, सीआईडी क्या कर रही थी? एक और यही हाल है पूरे प्रदेश में, यही के नाम से हम लोग ने इनको डाटा दिया है, करोड़ों रुपया उन्होंने इकट्ठा कर दिया। जब कॉर्बियो कॉइन का मामला आ रहा था, करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ, हम लोग इनके पास जाते रहे, पुलिस को बताते रहे, तो क्या किया इन्होंने? जी किमटा जी, देखो, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स आज समय आ चुका है कि इस तरह की जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरह की जो व्यवस्था बनी है या पुलिस प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, कहीं ना कहीं हमें ठीक करने की जरूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री इस पे बिल्कुल कड़ा संज्ञान लेंगे, जैसे प्रवीण जी ने कहा, क्योंकि अब सारा जो मामला उनके ध्यान में, क्योंकि इससे पहले बेचारे वो बीमार थे और वो दिल्ली में एडमिट थे। अगर शायद उनको पहले होता तो यहाँ तक बात पहुंचती भी नहीं। अब जब पहुंची उन तक बात, तो मुझे लग रहा है खुद संज्ञान लेंगे। और मुझे लग रहा है कि जब ये जांच होगा तो मुझे नहीं लगता कि डीजीपी के अंडर ये जांच होगी, क्योंकि एक व्यक्तिगत मानना भी, मेरा भी मानना है, बिकॉज लॉ बैकग्राउंड से मैं भी आता हूं, तो अल्टीमेटली किसी के खिलाफ अगर जांच होगी, अगर वो व्यक्ति उस पद पे रहेगा तो जांच पूरी नहीं हो सकती, ना ही निष्पक्ष जांच हो सकती है। तो मुझे लगता है कि सरकार और माननीय मुख्यमंत्री इस पे कुछ संज्ञान लेंगे, और जब तक जांच पूरी ना हो पाए, क्योंकि अल्टीमेटली, क्योंकि डीजीपी भी कोई छोटा पद नहीं है, डीजीपी बहुत बड़ा पद है, और अल्टीमेटली तभी आप उन पे एक्शन ले सकते जब तक उनके खिलाफ जांच ना हो पाए कि उनकी जांच में क्या वो वाकई संलिप्त अगर है तो किस स्थिति में है, किन किन लोगों से। तो ये सारा जांच का विषय, जब जांच का विषय पूरा हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री सरकार जो है उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। और रही बात, जैसा आपने कहा, पिछले 4 साल से बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, चाहे अभी की सरकार हो या पिछली सरकार हो, क्योंकि पिछली सरकार के टाइम से लेकर काफी ज्यादा बढ़ता गया, चाहे चिट्टा था, चाहे क्रिप्टो करेंसी थी, आज समय आ चुका है खासतौर पुलिस प्रशासन को, क्योंकि पुलिस जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस थी, या इससे पहले के जितने भी डीजीपी थे, वो बड़े नामी सूगी वाले आदमी थे, और अच्छा एक अपना जो छवि उन्होंने प्रदेश के अंदर रखी थी। अल्टीमेटली अब इस तरह की जो चीजें हिमाचल प्रदेश कर रही है, वो हिमाचल के हितों के लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सबको विश्वास पुलिस पर होता है। अगर पुलिस ही उनका साथ नहीं देगी तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, आम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये वाकई चिंता की विषय, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस का ऐसा है, बीजेपी का, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा डर इन अफसरों को होना चाहिए कि अगर आम आदमी भी आपका साथ है तो उनका आपके कैसे मदद करनी है। तो माननीय मुख्यमंत्री ये चीजें सारे समझते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनके पास एक डिपार्टमेंट भी है, होम डिपार्टमेंट भी है। तो इसको लेकर मुझे लग रहा है 2-3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ इस पर कार्रवाई होगी, और आगे आने वाले जो जांच का विषय है, जांच बिल्कुल जिसको बोलते हैं निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि अल्टीमेटली अब हाई कोर्ट ने भी इसमें सू मोटो लिया है, तो अल्टीमेटली इस पे अच्छी जांच होगी, और जो भी कोई दोषी है उन्हें पक्का जो है सजा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मुझे लगता है कि सरकार भी इसी तरह से कदम लेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अब इसमें खुद इंडिविजुअली इन्वॉल्व हुए, खुद देख रहे इस पूरे संज्ञान को, और पुलिस जो कार्रवाई दिल्ली से भी इस पे संज्ञान लिया था, लेकिन आगे मुख्य सचिव ने पत्रकारों से तो कह दिया, लेकिन जांच कुछ नहीं की गई थी। बिल्कुल, अल्टीमेटली जांच नहीं हुई, वही मानना, क्योंकि जब ब्यूरोक्रेसी आपस में इन्वॉल्व होती है तो कहीं ना कहीं चाहे कोई भी सरकार लिपापोती करते हैं। बिल्कुल। हाँ करण जी, आपको लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एम्स में रहते हुए भी संज्ञान लिया था, और मीडिया के समक्ष सीएस ने कहा था कि मामला की जांच की जाएगी, और गृह सचिव का उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन कोई जांच नहीं हुई है, ये तथ्य बता रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सू मोटो लिया, तब एकदम से जागी है। तो दोनों एसपी के पास जो कंप्लेंट आई, उसकी एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार की गई, फिर कहीं ना कहीं अपनी खाल सरकार की साख बचाने के लिए कहा गया कि अब हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। आपको लगता है सरकार का जो एक्ट था वो ठीक नहीं था इसमें? नंदा बिल्कुल, आप देखेंगे पहले ये जो मामला है, दिस इज सब जुडिशियल टू कोर्ट,
तो कोर्ट इसके अंदर जब इंटरफेयर करता है और ये चलित प्रक्रिया बन चुकी है, ये चलता हुआ एक कंटिन्यूअस केस है, तो इसमें कई मोड़ अभी आएंगे। और जैसे कि प्रवीण भाई ने भी बोला था कि ये व्यक्तिगत मामला भी हो सकता है, ऐसी एंटीसिपेशंस भी सामने आ रही है। बट यस, हमारा मानना ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार का जो रुख था वो धीमी गति से था, इसमें और तीव्रता होनी चाहिए थी, जिससे जो है हिमाचल प्रदेश की जनता का विश्वास और लॉ जो है वो हिमाचल सरकार और हिमाचल पुलिस में बना रहे। इतना ही कहेंगे जी। जी, चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि मामला कारोबारी निशांत और डीजीपी का जो मामला है, जो विवाद है उनका, वो अब हाई कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद अब उस मामले में अब प्रथम एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जो उन अज्ञात लोगों के खिलाफ की गई है जिन्होंने उसको रोक के डराया धमकाया है। लेकिन मामले की उसकी शिकायत पत्र बहुत लंबा है निशांत शर्मा द्वारा जो दिया गया है, और समय रहते एसपी कांगड़ा ने उस पर कोई मामला दर्ज नहीं किया। तो क्या अब आपको लगता है कि डीजीपी संजय कुंडू के रहते हुए, क्योंकि डीजीपी का नाम उसने उसमें लिखा है कि मुझे बार बार बुलाया गया, मुझे कोशिश की गई, मुझे बोला गया आके मिलो, क्यों बेशक संपत्ति का विवाद है, और उसके बाद जब निशांत शर्मा अपनी जान को खतरा, अपने परिवार की जान को खतरा बताते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब कार्रवाई शुरू होती है क्योंकि माननीय न्यायालय ने दखल दिया है कहीं ना कहीं, तो सरकार ने भी अपनी साख बचाने के लिए एक शुरुआत की है। तो आने वाले समय में फिर से निष्पक्ष जांच कैसे होगी, ये सवाल है, क्योंकि अभी तक जो इतने दिनों की जो कार्रवाई थी, कहीं भी निष्पक्षता नहीं थी और पुलिस का एक्ट भी कुछ नहीं था। अब देखते हैं कि इस मामला आगे क्या मोड़ लेता है। और आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं।